रेल यात्राओं का भी अपना ही मजा है। एक ही डिब्बे में पूरे भारत की सैर हो जाती है। आमार सोनार बांग्ला वाले बाबू मोशाय से लेकर बल्ले बल्ले वाले सरदार जी तक, वड़क्कम वाले तमिल भाई से लेकर केमछो वाले गुजराती सेठ तक, सभी से रेलगाड़ी के उसी डिब्बे में मुलाकात हो जाती है। यहाँ तरह तरह के लोग मिल जाते हैं और विचित्र किस्म के अनुभव हो जाते हैं। पिछली सर्दियों में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं और मेरे एक परिचित विमल किसी काम के सिलसिले में राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। हमारे सामने वाली सीट पर फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। परस्पर अभिवादन हुआ, शिष्टाचारवश मौसम से जुड़ी कुछ बातें हुई। उसके अनुरोध पर हमने अपने नीचे वाली बर्थ उसे दे दी और हम दोनों ऊपर वाली बर्थ पर चले आए। मैं अखबार के पन्ने पलट रहा था, तभी मेरी निगाह नीचे बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी जो बार बार हवा को सूंघने की कोशिश कर रहा था और फिर नाक भौं सिकोड़ता। उसके हाव भाव से साफ था कि उसे किसी चीज की तो बदबू आ रही है। वो रह रहकर अपने दाहिने हाथ से अपने नाक के इर्द गिर्द की हवा को उड़ाता। विमल भी ये सारा तमाशा देख रहा था। आखिर उससे रहा ही नहीं गया। वो पूछ बैठा, क्या हुआ भाई साहब? बड़ी बदबू आ रही है, फ्रेंच कट वाले उस व्यक्ति ने बड़े ही चिड़चिड़े स्वर में कहा। विमल ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जीवन में कभी यह दावा नहीं किया कि मेरी नाक कुत्ते जैसी है। मुझे और विमल, हम दोनों को ही कोई दुर्गंध नहीं सता रही थी, इसलिए उस व्यक्ति के हाव भाव हमें कुछ अजीब से लगे। मैं फिर अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गया। विमल ने भी अखबार का एक पन्ना उठा लिया। 5-7 मिनट बीते होंगे कि मेरी निगाह नीचे गई। नीचे बैठा व्यक्ति अब बहुत उद्विग्न नजर आ रहा था। वह चारों ओर टोही निगाहों से देख रहा था, जैसे बदबू का स्रोत पता चलते ही वो कोई क्रांतिकारी कदम उठा लेगा। रह रहकर उसका हाथ अपनी नाक पर चला जाता। आखिर उसने अपनी पत्नी से कुछ कहा। पत्नी ने बैग में से रूम फ्रेशर जैसा कुछ निकाला और हवा में चारों ओर स्प्रे कर दिया। मैंने विमल को आंख मारी। वो मुस्कुरा दिया। किनारे वाली बर्थ पर बैठे एक सरदार जी से यह तमाशा देखा नहीं जा रहा था। चलो, अब शायद इस पीड़ित व्यक्ति को कुछ आराम मिलेगा, मैंने मन ही मन सोचा। किनारे वाली बर्थ पर बैठे एक सरदार जी भी ये तमाशा बहुत हैरानी से देख रहे थे। चलो, अब शायद इस पीड़ित व्यक्ति को कुछ आराम मिलेगा, मैंने तो मन ही मन सोचा। पर थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला वो उद्विग्न व्यक्ति वही पुरानी हरकतें कर रहा है। तभी उसने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा। पत्नी परेशान हो उठी, हमें संबोधित करके कहने लगी, भाई साहब, ये जूता किसका है? इसी में से बदबू आ रही है। जूता विमल का था। वो उत्तेजित स्वर में बोला, आप कैसे कह सकती हैं कि इसी जूते में से बदबू आ रही है? वैसे भी मेरा जूता और मेरी जुराबें दोनों नई हैं और साफ सुथरी हैं। इस पर उस व्यक्ति की पत्नी कहने लगी, भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, इनसे बदबू सहन नहीं होती, उल्टी आने लगती है। आपसे गुजारिश करती हूं, आप अपने जूते पॉलीथीन में डाल लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। विमल गुस्से और असमंजस में था। तभी मैंने स्थिति को संभाला। देखिए, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही, पर आप अगर इतनी जिद कर रही हैं तो यही सही। बड़े बेमन से विमल नीचे उतरकर अपने जूतों को पॉलीथीन में डालकर बैठ गया। मैंने सोचा, चलो अब तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। पर थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति उठा और मुझसे कहने लगा, भाई साहब,
मुझे नीचे अब भी बहुत बदबू आ रही है। आप नीचे आ जाइए, मैं वापस ऊपर वाली बर्थ पर जाना चाहता हूँ। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, क्या आप पहली बार रेल यात्रा कर रहे हैं? भाई साहब, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं। यात्रा में कई तरह की गंध आती ही है। टॉयलेट के पास वाली बर्थ मिल जाए तो वहां की दुर्गंध आती है। गाड़ी जब शराब बनाने वाली फैक्ट्री के बगल में से गुजरती है तो वहां की गंध आती है। यात्रा में सब सहने की आदत डालनी पड़ती है भाई साहब। विमल ने धीरे से कहा, इंसान को अगर कुत्ते की नाक मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है यार। और उस व्यक्ति ने शायद विमल की बात नहीं सुनी। वो अड़ा रहा कि मैं नीचे आ जाऊं और वो ऊपर वाली बर्थ पर ही जाएगा। मैंने बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने ऊपर वाली बर्थ उसके लिए खाली कर दी। वो ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति की पत्नी अपने बड़े बैग में से कुछ निकाल रही थी तो वो अचानक चीख कर पीछे हट गई। सब उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ? ऊपर वाली बर्थ से उस व्यक्ति ने पूछा। बैग में मरी हुई छिपकली पड़ी है, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। यह सुनकर विमल ने मुझे आंख मारी। मैं मुस्कुरा दिया। वो व्यक्ति खिसियाना सा मुंह लिए नीचे उतरा। भाई साहब, बदबू का राज तो अब पता चला। सरदार जी ने उसे छेड़ा और वो झेंप गया। खैर, उस व्यक्ति ने मरी हुई छिपकली को खिड़की से बाहर फेंका। फिर वह बैग में सारा सामान निकालकर उस डिब्बे के अंत में ले जाकर झाड़ आया। हम सब ने चैन की सांस ली। चलो, मुसीबत खत्म हुई, मैंने सोचा। पेंट्री कार से खाना आ गया था। सबने खाना खाया, इधर उधर की बातें हुई। फिर सब सोने की तैयारी में लग गए। तभी मेरी निगाह उस आदमी पर पड़ी। उद्विग्नता की रेखाएं उसके चेहरे पर लौट आई थी। वो फिर से हवा को सूंघने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब भी बदबू आ रही है। आखिर उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मुंह से निकल गया। यह सुनकर विमल ने मोर्चा संभाला। भाई साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बताइए, हम किस युग में जी रहे हैं? ये कैसा समा है? हम कैसे लोग हैं? क्या मतलब? वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। देखिए, हम सब एक बदबूदार युग में जी रहे हैं। ये समय बदबूदार है, हम लोग बदबूदार हैं। यहाँ नेता भ्रष्ट हैं, वो बदबूदार हैं। अभिनेता अंडरवर्ल्ड से मिले, वो बदबूदार हैं। अफसर घूसखोर है, वो बदबूदार है। दुकानदार मिलावट करते हैं, वो बदबूदार है। हम और आप झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, अनैतिक काम करते हैं। हम सभी तो बदबूदार हैं। जब ये सारा युग बदबूदार है, ये समय बदबूदार है, ये समाज बदबूदार है, हम लोग बदबूदार हैं, ऐसे में यदि आपको अभी भी बदबू आ रही है तो ये तो स्वाभाविक है। आखिर इस डिब्बे में हम सब बदबूदार लोग ही तो बैठे हैं।